नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सीडीपी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीचर भर्ती हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो, केबीएस हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या अदर कोई भी टेट हो। खासकर अभी सीटेट का जो लास्ट का एग्जाम चल रहा है, आप उसके लिए भी जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका को अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कम करने की बात कर रही है। तो देखिए, डी पूछ रहा है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। पृथक बैठना ये हमारा नेगेटिव है, हमेशा आपको पॉजिटिव वाला ढूंढना है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, पृथक खेल समूह ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, विशिष्ट भूमिकाओं को आपको महत्व नहीं देना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा करने से क्या होगा कि रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका की जो अनुरूपता है वो हमारे कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वाटसन, ले बायगोत्स्की, जीन पियाजे या लॉरेंस कोहलबर्ग। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर क्या और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया है? ठीक है, तो जॉन बी वाटसन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव बायगोत्स्की। लेव बायगोत्स्की जी ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में उनको देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को बायगोत्स्की किस तरह से संबंधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा या आत्मकेंद्रित वार्ता? देखिए, एक छोटी बच्ची है जिसका नाम नजमा है और वो 5 वर्ष की है। वो पहेली को सुलझा रही है जिसका क्या नाम है? जिग्सा पहेली। और वो पहले कैसा होता है, मान लीजिए कोई चित्र है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहता है और इसको एक साथ मिला करके ये पूरा चित्र बन जाता है। तो टुकड़ा खोज खोज के मिला रहे हैं, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चित्र बनाए, तो उसी तरह ये एक जूता का चित्र बना रही है, ढूंढ ढूंढ के बना रही है और वो अपने आप में वो बात कर रही है। तो बायगोत्स्की के अनुसार वो किस प्रकार की वार्ता कर रहे हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा या आत्मकेंद्रित वार्ता? तो देखिए, बायगोत्स्की इस चीज़ को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता के रूप में वो इसको देखते हैं क्योंकि बच्चा खुद से वो अपने आप में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बच्चा जब भाषा को सीखता है या अर्जन करता है तो वो कौन सी एज में ज़्यादा करते हैं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो क्या होता है, भाषा को जल्दी सीखते हैं और अनुकरण के द्वारा या अपने आस पड़ोस में या विद्यालय में या अपने परिवार में वो जल्दी से सीखते हैं। वो जिसकी उम्र में, वो किस उम्र में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह रहा, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार क्या है? प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। इसमें है पूछा है, नहीं है पूछेगा तो आपका दूसरा होगा और जो है वो आप यहाँ से चुन कर आपको बताना है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तुत नैतिक विकास की अवस्था है वो यहाँ पे क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। प्रसुप्ति अवस्था भी नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं है और उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था भी नहीं है।
अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबद्धता का, जेंडर समरूपता का। तो देखिए, कक्षा में एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान दे रहा है। तो ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर समानता का या जेंडर समरूपता का। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं कक्षा में और वो लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये आप जान सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ कर ही कि ये जेंडर में पक्षपात कर रहे हैं, लड़का लड़की में पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन, पाठ या ढांचा। देखिए, बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये किसका उदाहरण है? ये हमारा क्या होगा? पाठ और ढांचा हो जाएगा। आप पाठ और ढांचा का मतलब अगर नहीं जानते तो इसके बारे में आपको विस्तृत हम जानकारी दे देते हैं। पाठ और ढांचा का मतलब क्या होता है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर अब जब उसको सहायता प्रदान करते हैं उसको पाठ या ढांचा कहते हैं। ढांचा निर्माण क्या होता है? विकास के संबंधित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। विकास जो होता है बच्चा का, उसके संबंधित एक क्षेत्र है। ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर पर परिवर्तन करती है। मतलब बच्चा जब सीखता है तो उसका एक प्रकार की वो सहायता करती है। आप उसको बताते हैं तो एक प्रकार की वो सीखते हैं आपकी सहायता से, तो उसको क्या बोला जाता है? पाठ या ढांचा बोला जाता है। वो एक प्रकार का तकनीकी सहायता है जो उसके विकास है उसमें वो मदद करता है उस चीज़ को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचार की अनुत्क्रमणीयता। देखिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा, कौन सा वैज्ञानिक है? जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो यहाँ पे आप 4 पढ़ लीजिए और इसके बाद ये बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन है। चलिए इसके बारे में हम लोग डीपली इसको जान लेते हैं। जीन पियाजे जो है इनके सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाता है। वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना सीख जाता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है। क्या क्या 3 है? एक है संरक्षण, दूसरा संबंध और तीसरा वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अभी जो हमारी सीटेट की एग्जाम चल रही है उसमें आप जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, ये जितने भी वैज्ञानिक है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जी का ही पूछा जा रहा है। तो ये सबको बढ़िया से करके ही जाना, तभी आपको ये अच्छे से अच्छे नंबर आ सकेंगे आप लोग का CDP में। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ये यहाँ पियाजे की बात कर रही है। तो क्या होगा? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा? स्कीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप एक शिक्षक है और आपने अपनी कक्षा में बच्चों का आकलन कर रहा है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, यह हमारा गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको आप नामांकित नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना,
ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। जब तक बच्चे की समस्या को आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसका निदान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस चीज़ को समझना है, बच्चों का अवधारणाओं को आपको समझना है, तभी आप उसकी अच्छे से स्पष्ट तरीके से उनकी समस्याओं को निदान कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।